मेरे साथ इस वक्त एक इंतहाई वाइब्रेंट कश्मीरी लीडर जुड़े हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जनाब मीर जुनैद साहब जम्मू एंड कश्मीर से मेरे साथ वीडियो लिंक पर हैं। वेलकम मीर जुनैद भाई, कैसे हैं आप? और इस वक्त की जो सियासी फ़ज़ा है, जो सियासी मौसम है, वो कैसा है एक साल गुजर जाने के बाद एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A के? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दें। India's efforts to curb terrorism in Kashmir. But on the other hand, you also said, for instance, that there is no one Sanma in Valley and the extremism has penetrated at all levels. तो मीर जुनैद साहब, इस सूरत हाल में आप ये बताइए कि कैसे वो जो 70 साल का फिल्थ है या गंद है जो एक्सट्रीमिस्ट लाए हैं, या जो बाहर से ख़ास तौर पर पाकिस्तान से आया, चाइना भी उसको प्रोवोक करता है, और फिर सेपरेटिस्ट पार्टीज़ भी अपने इस्लामिस्ट एजेंडे के लिए और अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज़ करती रही, तो वो सिचुएशन आपको लगता है कि कोई एक साल में या आइंदा चंद सालों में दूर हो सकेगी? देखिए ताहिर गुरस साहब, जो 70 साल की उधर गंद मचा के रखी हुई है वहां के सरकारों ने, अब हम रातों रात ये सोचे कि रात हम उस जगह का तकदीर बदल सकते हैं, वो नामुमकिन है। क्योंकि अगर हमने एक घर की तमीर डालनी होती है, एक साल एक घर बनाने में लगता है। रातों रात मकान में भी इंसान नहीं बैठ सकता, रातों रात एक कमरा इंसान नहीं बना सकता। तो ये 70 साल की गंद दूर करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो 70 साल में नहीं हुआ, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स ओवरनाइट दैट वी विल चेंज द डायनामिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1 year ऑफ एब्रोगेशन। इट विल टेक सम टाइम, बट यस, डेफिनेटली जितना भी माहौल वहां की सरकारों ने खराब करके रखा था, लूट एंड प्लंडर किया था, यूथ को आगे बढ़ने नहीं दिया था, ये पावर सिर्फ अपने पास रखा था और करप्शन करके रखी थी। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप एक नया कश्मीर देखोगे, इस मुसीबत से हट के, जो ये चीजें कभी नहीं चाहेगा, जो कश्मीरी सिर्फ अब एक घोड़ा दौड़ाएगा कि जनाब हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें आम इंसान को एक फील देना है गुड गवर्नेंस का। एक आम आदमी को उसकी बेसिक नेसेसिटीज चाहिए होती, जो आज तक वहां की सरकारों ने वहां के एक आम आदमी को कभी नहीं दी। मुझे लगता है कि अब के बाद, जैसे कि हमारी पार्टी का स्टैंड है, will only focus on basic necessities of people of Jammu and Kashmir. They never saw the feel of good governance. We will fight against corruption. We'll fight against this nepotism. We'll fight against, जो यूथ के खिलाफ पॉलिसीज बनाई गई थी, जहां यूथ को कभी चांस ही नहीं मिलता था, जहां एक आम शहरी की बात करी जाए, उनको अपने हुकूक से जो है कि महरूम रखा गया। मुझे लगता है कि 370 और 35 से हटने के बाद हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे नौजवान अब मैदान में आ चुके हैं और बखूबी एक मौका मिल रहा है हमें अपने लोगों को खिदमत करने के लिए, और हम जो जिम्मेदारी लेके मैदान में उतरे हैं, मुझे लगता है कि we will live up to people's expectations. तो आपकी नई क़यादत, आप जैसे जवान मैदान में आ चुके हैं, तो जो पीछे बड़ी बड़ी सियासी जमातें, कुव्वतें रही हैं, वो अभी भी उनकी कोई ना कोई बेसिस तो, फाउंडेशन तो मौजूद होगी। वो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? सर, मेरे लिए, मैं नहीं समझता हूं वो मेरे लिए कोई कंपटीशन है। जनाब,
370 और 35A आपने ऐसे समझना पड़ेगा गौरव साहब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पार्टी का होता है, उनका पार्टी का आईन था ऑटोनॉमी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। पीडीपी का था सेल्फ रूल। खुदा के लिए लीगली, रीजनेबली, लॉजिकली आप सोचें कि 370 और 35A के बाद ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रूल स्टैंड्स नल एंड वाइड। तो जब इन पार्टी का बेस जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, जब वही नल एंड वाइड है, तो ये पार्टियां रही कहां? मैं नहीं समझता फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं समझता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी है। मैं समझता था सेल्फ रूल पीडीपी जो है कि सेल्फ रूल है, न कि पीडीपी लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे या प्रेजेंट जो लीडर है उनकी महबूबा जी है। पार्टी की बेस उनकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया तो पार्टी रही कहां? तो हमारा कंपटीशन ही है कहां? हमारा तो ओपन ग्राउंड है। दैट्स व्हाई आप अभी रिसेंटली लोकल बॉडी इलेक्शन देखिए कि जहां पे ये सियासी जमातें कभी नहीं चाहती थी कि चुनाव हो। ये हमेशा कहते थे कि 370 और 35A को लेके बहुत बड़ा खतरा है अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा पंचायत और म्युनिसिपल की शक्ल। बट जब हमें इनका नफेरियस डिजाइन समझ आया, किस तरीके से ये कश्मीर को लेके एक जाल बुन रहे थे, डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे थे, हमने कहा कि नहीं, हमने जी अगर ये डेवलपमेंट को लेके बात है जहां गवर्नमेंट वादा कर रही है कि एक पंचायत में 1 करोड़ रुपया देगी, इससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए को 5 करोड़ का फंड मिलता था। अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 80, 95, 70, 65 पंचायतें होती हैं जहां 5 करोड़ आता था, अभी तो 95 करोड़ आएगा, अभी 100 करोड़ आएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके। जहां 5 करोड़ में डेवलपमेंट होगा या 100 करोड़ में होगा, 50 करोड़ में होगा, 60 करोड़ में होगा। तो ये बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये कभी नहीं चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। ये सिर्फ चाहते थे ये पावर सिर्फ हैंड हेल्ड कुछ लोगों के बीच में रहे, कुछ ही परिवारों के बीच में रहे। तो हमने जब लोकल बॉडी चुनाव में हिस्सा लिया तो हमने कहा कि अगर इनको बाइकआउट करना है, करने दीजिए बाइकआउट। जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। हमारे लोग मैदान में उतरे, हमारे 2774 कैंडिडेट्स से, जहां पे 2774 कैंडिडेट्स में 2368 कैंडिडेट्स जीत के आए। एंड आउट ऑफ 2368 वेयर इन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर एप्रूव ऑफ आर्टिकल 370 and 35A, ये इस औरत को कभी मतलब चुनाव क्षेत्र में एक डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का कभी खुल के मौका ही नहीं दिया गया। कुछ औरतें, सिर्फ गिनी चुनी औरतें। बट अभी हमने इन 2368 लोग जो जीत के आए, आउट ऑफ 2368 712 आर वुमेन। दैट मीन्स, दैट शोज how people are responding to our ideology. We are strong on grassroots. कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी जम्मू एंड कश्मीर में ग्रास रूट्स पे उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। आप बात करें नंबर्स की, जमहूरियत में नंबर्स बड़े मायने रखते हैं कि हमारे साथ ग्राउंड रूट, ग्रास रूट से, जमीनी सतह से कितने लोग चुन के आए हुए हैं। जहां बेसिक ग्रास रूट्स की बात करें, म्युनिसिपल की बात करें, यूएलबी पोल्स की बात करें, पंचायत की बात करें, हमारे पास स्टेट में हाईएस्ट नंबर है, पंचायत में भी, म्युनिसिपल में भी और बीडीसी में भी। तो अब मुझे बताइए कंपटीशन ही कहां है? इनको अगर जमहूरियत में हिस्सा लेना है, अगर इनको जमहूरी निजाम में पार्टिसिपेट करना है, धोखेधड़ी के बगैर, ये ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल घर में छोड़ के आए और लोगों के सामने एक नया एजेंडा है। जैसे कि हमारा एजेंडा है, वी वांट दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म जम्मू एंड कश्मीर इनटू वर्ल्ड क्लास सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मूवमेंट। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये ऑटोनॉमी, आजादी और सेल्फ रूल
खत्म हो गया, लोग भूल गए इसको। ये एक धोखा था, ये एक ढोंग था, जिसकी वजह से आज तक 70 साल कश्मीरी आम आदमी को बेवकूफ बनाया। ये आर्टिकल 370 और 35A, ताहिर गोरा साहब, 1964 में ये हॉर्स डेड हुआ था, और 1974 में शेख इंदिरा अकॉर्ड के टाइम दिस आर्टिकल 370 and 35A ceased to exist. That time only. Then this article was technically abrogated by our own post-political establishment by doing 45 amendments to the article, by introducing GST and land bill to the state. It was them who abrogated it 90%. And 10% was abrogated now by the central regime. And this 10% gave a major say of relief to a major majority of population which is living in our state, which belongs to Gujar, Bakarwal and Pahadis. Their population comprises of 25 lakh people. अगर ये 25 लाख लोगों को ये आर्टिकल से ऑफ रिलीफ दे रहा है, जहां 90% ऑलरेडी हुआ था 40-45 साल में, उधर की सरकारों ने किया था, तो अगर ये 25%, ये 10% हटने से 25 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है, तो बाकी उधर पॉपुलेशन जो है वो क्यों इस चीज को लेके हल्ला गुल्ला मचा रही है? तब क्यों नहीं मचाया जब 90% खत्म हो गया था? We cannot be racist. In 21st century you cannot be racist. आप धोखा देंगे कौम को कि अगर आप रेसिस्ट बनेंगे, ये कहेंगे कि ये जो गलत हो गया, ये गलत हो गया था, तो तब 45 साल पहले आवाज उठानी थी कि ये जो हमारी उधर सरकारें थी ये आर्टिकल को खात्मा कर रही थी। टेक्निकली 45 तरमीमें करी आर्टिकल को, लैंड ग्रांट बिल इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, तब बाकी जो आम जनता इस टाइम कहीं कुछ बात करी तो वो तब कहां थी? और कोई आम जनता बात नहीं करी है। यही लोग चिल्लाते रहते हैं अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए, क्योंकि इनको मालूम है हम जमीन से खत्म हो चुके। लोगों को हमारी असलियत पता चल गई, लोग इनका जो असली ढोंगी चेहरा है वो समझ चुके हैं। पीपल हैव कंप्लीटली थ्रोन देम, पुश्ड देम टू द वॉल्स, दे डोंट एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। आपने कहा ये दे डू नॉट एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। अभी डिलिमिटेशन की बातचीत हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किला में अपनी स्पीच में कहा कि डिलिमिटेशन के हवाले से जो लेजिस्लेशन है वो ऑन द वे है। तो आप कैसे डिलिमिटेशन को देख रहे हैं सेंट्रल सरकार की तरफ से? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंसमेंट करी डिलिमिटेशन प्रोसेस की, ये एक वेलकम मूव है। हमारी पार्टी इसको खैर मकदम करती है, और ये मूव जो है, इससे पहले उधर 87 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ करती थी। अब जो है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस से क्या होगा कि जो सेक्शंस हमारे स्टेट में थे, जिनको आज तक डिप्राइव किया गया था, जिनके जो बेसिक राइट्स थे वो उनसे छीने गए थे, उनको अब हुकूक मिले। उनके लिए सीट्स, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होंगी। गुजर, बकरवाल, हिंदू माइग्रेंट्स के लिए जो है कि अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होंगी, उनको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, उनको मौका मिलेगा अपनी कम्युनिटी रिप्रेजेंट करने की। इससे जो है कि अभी लीगली डिलिमिटेशन प्रोसेस होने में 16 महीने लग जाते हैं। 16 महीने के बाद आप देखेंगे कि चुनाव किस तरीके से कश्मीर में होगा। और यहां जो कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर में अभी चुनाव होने चाहिए, चुनाव तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ना डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा। बट जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी इंडिपेंडेंस डे पे कहा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, तो दैट मीन्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी बट नेचुरल स्टार्ट होंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। एंड इट्स अ वेलकम मूव। आपने कहा कि इट्स अ वेलकम मूव, और मैं थोड़ी सी बात आपको और इससे ताहिर गोरा साहब ये होगा कि इससे
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी उन कम्युनिटीज को जिनको आज तक सिर्फ सियासी मफाद के लिए यूज किया गया, इनको सिर्फ आज तक एक मुहावरा है, लड़े फौज नाम रहे सरदार। ये बेचारे सिर्फ इनसे मेहनत, मजदूरी, मशक्कत कराई गई, इनके खून पसीने की मेहनत से वहां पे लोग कुर्सियों पे बैठते थे और फिर इन्हीं को अपने हुकूक से महरूम रख रहे थे। अब इस डिलिमिटेशन प्रोसेस से ये सब कुछ हटेगा। ये पर्दा जो इन्होंने सजा के रखा था, जो धूल ये लोगों की आंखों में झोंकते रहे आज तक, वो खत्म हो, वो पर्दा हट चुका। अब डिलिमिटेशन प्रोसेस देखिए आप किस तरीके से जमहूरी निजाम जो वहां का है, किस तरीके से पूरा प्रॉपर एक तरीके से मजबूत होगा और किस तरीके से जमहूरी निजाम के अंदर चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर ग्राउंड सूरत हाल है, ख़ास तौर पर वैली के, पूरी दुनिया में भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा एक्सट्रीम लेफ़्ट का और पाकिस्तान की तरफ से ये होता है कि आज एक साल आर्टिकल्स 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद भी कश्मीर में बुरी तरह लॉकडाउन है और लोगों को मारा जा रहा है, जबकि हमें कोई इतला किसी इंडिपेंडेंट मीडिया से भी नहीं मिल रही। आप वहाँ पे ना सिर्फ मौजूद हैं, एक लॉयर हैं, एक वाइब्रेंट सोशल वर्कर हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। हमें फ्रैंकली बताइए कि एक्चुअल ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? सर देखिए, कोई लॉकडाउन नहीं। आज आप देखिए कश्मीर में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आपने शायद तस्वीरें देखी होंगी। आज वो इनका खुद का एक पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये आलमी बरादरी को गुमराह कर रहे हैं, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हम कश्मीरी है, हम कश्मीर में रह रहे हैं, कौन सा लॉकडाउन है? लोग जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, आराम से। 4G का इशू था, गांदरबल में रिस्टोर हुआ, अभी और डिस्ट्रिक्ट में रिस्टोर होगा। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की मैंने बात करी, वो सारा कुछ जो है कि ठीक तरीके से जा रहा है। बट अब 5 मिनट के लिए इनके झूठ से मुझे लगता है कि आलमी बरादरी भी इनका झूठ सुन सुन के पक चुकी है, उनके भी कान थक गए। आलमी बरादरी को भी मालूम पड़ चुका है कि ये कश्मीर, जिस कश्मीर को ये पूरी दुनिया में कहते हैं कि कश्मीर हमारी जुगलर वेन है, कश्मीर हमारी शाहरग है, अगर वाकई में इनकी कश्मीर शाहरग है, मुझे एक चीज बनता है ये खोरा साहब, आपकी अगर कश्मीर शाहरग है तो आप कश्मीर को लेके ये यूथ को पर्टिकुलरली इनके हाथों में कलम जहां होना चाहिए, उनके हाथों में AK-47 दे रहे हैं, AK-47 दे रहे हैं। ये कहां का इंसाफ? अगर कश्मीर को लेके ये सीरियस है तो इन्फिल्ट्रेशन क्यों करवा रहे? तो उधर से इधर लोग बंदूक लेके क्यों आ रहे हैं? तो इधर पॉलिटिकल किलिंग्स क्यों हो रही है? सेंसिटिव किलिंग्स क्यों हो रही हैं? पंडित सरपंचों को क्यों मारा जा रहा है? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? कश्मीर में जो मतलब लड़ाई है वो 2 तरीके की लड़ाई है, एक सोच की लड़ाई है, एक बंदूक की लड़ाई है। अगर इनको बंदूक की लड़ाई लड़नी है तो लड़े उधर तो बैठे इनका स्वागत करने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनसे लड़े। इन निहत्तों को क्यों मार रहे हैं? बेगुनाहों को क्यों मार रहे हैं? अगर ये बेगुनाहों को मार रहे हैं तो आलमी बरादरी को इस पे आवाज उठानी चाहिए कि एक बेगुनाह को सरेआम सरे बाजार में कत्ल किया जा रहा है, उसका गला काटा जा रहा है, उसका सीना गोलियों से छली किया जा रहा है, और फिर ये आलमी बरादरी में डडूरा पीटे की
जी कश्मीर को लेके हम ये है वो है, ये मिलिटेंट कहां से आते हैं? मतलब मिलिटेंट चाइना से आता है क्या? मिलिटेंट बांग्लादेश से आता है? हमारे नेबरिंग कंट्री से थोड़ी आता है। ये एक नेबरिंग कंट्री है जो मिलिटेंट टेररिस्ट को उधर से इधर भेज रहे हैं, दैट्स पाकिस्तान। They should stop sending terrorists here. They should let us live peacefully. We have seen enough of turmoil. बहुत देखा हमने, 70 साल हमने सिर्फ उन्होंने इधर लाशें बिछा के रखी। मुझे बताइए खुदारा हासिल क्या है इस चीज से? आखिर हमें ये लोग कब चैन की सांस लेने देंगे? कसूर क्या है हमारा? जिनसे इनको लड़ना है उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जैसे लोगों को मतलब हमारी आवाज दबाने की हमेशा कोशिश करेंगे, हमारे जैसे नौजवानों को मतलब मारने की कोशिश करेंगे। जो कोई आवाज उठाएगा उस आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे। जब कोई यूथ मार्केट में लोगों की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, ये अपने आउटफिट्स उधर बेच के उसको उसका सीना गोली से छली कर देंगे। कहां का इंसाफ है? आपने कहा कि ये मतलब ऐसी हरकतें कर रही यही है आलमी बरादरी पे दिखाना चाहते हैं। देखिए ये इनकी असलियत है। मैं आपसे एग्री करता हूं। देखिए मीर जुनैद साहब, आपको मैं बताता हूँ, आलमी बरादरी का ये हाल है कि यहाँ मैं कनाडा में बैठा हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, यूरोप आता जाता रहता हूँ, किसी गवर्नमेंट की भारत पर उंगली नहीं उठती। सबको पता है कि ये टेररिज्म कहाँ से आती है और सबको पता है कि आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद हालात बेहतर हुए हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट का मीडिया कर रहा है, जो कनेक्टेड हैं भारत के एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोगों के साथ, वेस्ट में बसने वाले एक्सट्रीम लेफ़्ट के। लेकिन ये बात तय है कि हुकूमतों को कोई तशवीश नहीं है भारत के इस एक्शन के हवाले से भी। ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ, ये हम खुद देख रहे हैं। अब मैं मीर जुनैद भाई आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि उन नौजवानों के हाथों में जिनके पास कलम होने चाहिए थे, उनको बंदूकें और पत्थर थमाए गए। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें वो पत्थर चलाने वाले नौजवान, बंदूकें चलाने वाले नौजवान बहुत कम नज़र आते हैं। पाकिस्तान की प्रॉक्सी टेररिज्म के रेफरेंस में कुछ लोग अभी भी मिल जाते हैं आपको, हर दूसरे तीसरे दिन फायरिंग की कोई ना कोई अब सरहदों पे सूरत हाल नज़र आती है, शहरों में नज़र नहीं आती। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह काबू पाया जा रहा है? सर देखो, वो कश्मीर में कभी अमन नहीं जाएंगे। अब सरहदों की बात छोड़िए, वो जो हमारे यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स है, उनको दीन के आधार पे, धर्म के आधार पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये कहा जाता है कि आप बंदूक हाथ में उठाइए, आप नॉन मुस्लिमों को मारिए, ये जहाद है। मगर मुझे ये बताइए, ये किस कुरान शरीफ में लिखा है? आज तक कहां कुरान शरीफ में ये लिखा है कि ये जहाद है? दे आर एक्सप्लॉइटिंग, ल्यूरिंग आवर यूथ, दे आर किलिंग देम ब्रूटली, रूथलेसली, एंड दे डोंट केयर। उनके लिए वहां यहां का नौजवान मरे, कश्मीर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन देयर बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स दे आर सक्सेसफुल, क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और पूरी दुनिया को ये चीज समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से रिलीजन को लेके इस नौजवान बच्चे, मासूम बच्चे के हाथ में बंदूक सौंपी जाती है। कुरान शरीफ में वाज़ेह कुरान शरीफ में है कि जमीन की लड़ाई जहाद नहीं, ये सबको। और अगर जमीन की लड़ाई जहाद नहीं है और कश्मीर में ये जिस चीज को जहाद कह रहे हैं, वहां कोई रिलीजियस फाइट नहीं है। जब रिलीजियस फाइट कश्मीर में है ही नहीं, जब ये जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं
और जमीन की लड़ाई में जो लोग मर रहे हैं उधर, मुझे बताइए क्या वो जहादी मर रहे हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं? दे आर कमिटिंग सुसाइड, और व्हेन दे कमिट सुसाइड, एंड इट्स क्लियरली मेंशन्ड इन कुरान कि सुसाइड इस्लाम में हराम है, आप खुदकुशी नहीं कर सकते। दैट मीन्स जब खुदकुशी हराम है इस्लाम में, तो ये लोग क्या मर रहे हैं? हराम की मौत मर रहे हैं ना। What are they dying for? तो वही तो है ना, तो यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि जनाब ये देखो कि किस तरीके से लोगों को बोल रहे हैं कि नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि दैट यू किल वन काफिर एंड यू विल गो टू जन्नत। बट आवर Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, has clearly mentioned that if you kill a non-Muslim, non-Muhaid in the land of Muslim, or snatch any of his right from him, you will not even smell the fragrance of heaven on the day of judgment. तो ये क्या कर रहे हैं? What they are doing, they are completely doing opposite to it. तो मुझे बताइए खुदारा कि ये जो जिस चीज को उधर जहाद नाम दे रहे हैं, ये जिस चीज को उधर कह रहे हैं कि ये जो जहाद है उधर ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, it stands null and void. They stand exposed. I am exposing them. There is no jihad in Kashmir. No jihad. I am openly saying it. There is no religious fight. It's the fight of land. And the people who are dying for the land fight, ये गंदा मर रहे हैं, ये खुदकुशी कर रहे हैं। और हमारे एक आम नौजवान को जिसको माँ बाप बड़ा करता है, जिसको माँ बाप पढ़ाई के लिए अपने खून पसीने की मेहनत से कहीं पे पहुंचाता है, और ये लोग उसके पास जाते हैं और उस यंग इंप्रेशनेबल माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके हाथ में बंदूक थमाते हैं। और जिस मां बाप ने यह सोचा होता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो के कल को बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, लाठी के सहारे में, अपने बच्चे के सहारे में कहीं पे फिर चल पाऊं, मुझे जिंदगी में मदद आएगा, उसी बच्चे को, उस बाप को उसके जनाजे को कंधा देना पड़ता है। जुल्म है ये, नाइंसाफी है। And nobody is talking about these things. This is the bitter reality. This is the naked truth. जी, आपने कहा कि कोई आदमी इसके बारे में खुल के बात नहीं कर रहा। आपने कहा कि कोई रिलीजियस फाइट नहीं है कश्मीर में, ये सारी की सारी टेररिज्म है और चीज़ों को ना समझने की वजह से सब कुछ हो रहा है। कश्मीर में कश्मीरी की जो आइडेंटिटी है वो किस वक्त छाएगी, ना कि मुस्लिम हिंदू की आइडेंटिटी के चक्कर में ही हम पड़े रहें। वो हमारा फेथ है, हर एक को अपना फेथ प्यारा होता है, लेकिन कश्मीर की असल जो फाउंडेशन है वो तो कश्मीरी है। चाहे आप सिख हों, चाहे आप हिंदू हों, चाहे आप मुसलमान हों, चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में कश्मीरी की आइडेंटिटी पे फ़ख्र होगा कश्मीरी को, ना कि इस तरह की एथनिक या रिलीजियस लाइंस पे वो लड़ते रहें या सोचते रहें? देखिए गौरा साहब, हमारा जो तशख्खुस रहा है कश्मीर का, वी बिलीव इन हार्मनी, वी बिलीव इन पीस, वी आर पीस लविंग पीपल, वी बिलीव इन प्रॉस्पेरिटी, वी बिलीव इन ब्रदरहुड। बट इसकी गलतियों की वजह से जो कश्मीर का एक अपना तशख्खुस, उस पे असर पड़ रहा है। क्यों असर पड़ रहा है? जब आप आए दिन देखते हैं कि एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ, एक जम्मू कश्मीर का पुलिस का जवान शहीद हुआ, सीआरपीएफ का जवान शहीद, आर्मी का जवान, पैरामिलिट्री ट्रूपर का जवान शहीद हुआ।
आए दिन जब आप ये सारी चीजें देखते हैं, इससे हमारे तशख़्ख़ुस पे असर पड़ता है। अब इस पे कौन असर पड़वा रहा है, कौन हमारे जवानों को उधर शहीद कर रहा है, कौन ये सारी साजिश रच रहा है, पूरी दुनिया को ये जानना चाहिए कि ये हमारा बैरूनी मुल्क है, जो हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी आइडेंटिटी, जिस रिलीजियस प्लुरैलिटी पे हम यकीन रखते हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनकी वायलेंस की वजह से 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, हमारे बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पाते। ये मां बाप को जहन में डर लगा रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल अगर जाएगा, क्योंकि इनको पूरी दुनिया आलमी बरादरी में दिखाना है कि कश्मीर में हालात खराब है। यदि ये बच्चा बेचारा स्कूल जाएगा, ये पीछे से आके स्कूल में गरने डालेंगे, 4 बच्चों को मार दी, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इनको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि इनको पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में दिखाना है कि देखो कश्मीर में हालात खराब है। ये कश्मीर में हालात खराब कौन कर रहा है, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपने कहा कि कश्मीर में, एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड इट, दे आर नॉट गोइंग टू यील्ड एनीथिंग आउट ऑफ इट, नथिंग। बिल्कुल ठीक है। आपने उनको जो बातचीत करनी है, उनको जो भी करना है, वो हमारे मुल्क के हुक्मरानों से कर रहे हैं, न कि उधर लोगों के हाथ में AK-47 देके उधर आम शहरियों को मौत के घाट उतार के करें। उनका वजीर आजम बड़े बड़े दावे कर रहा है, पूरे बैनुल अक़वामी सतह पे हर जगह डडूरा पीट रहा है कि यही डडूरा पीट रहा है। मैं कश्मीरी हूं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। हम तंग आ गए हैं बंदूक से, हम इस गन कल्चर से तंग आ गए हैं, हमारा सीना फट गया है। कब तक, आखिर कब तक हम ये खून खराबा देके? मेहरबानी करके हम इनसे गुजारिश करते हैं, खून खराबा कश्मीर में बंद करो, हमें चैन की, राहत की सांस लेने दो। आप ये कहते हैं, आप इनसे, आज मुझे मौका मिल रहा है आपकी टीवी पे बात करने के लिए, मगर मैं ये कह रहा हूं, ये हर नौजवान, हर कोई आम शहरी यही अल्फाज कहना चाहता है, मगर उनके अल्फाज ये देखे आपकी दबाए जाते हैं। वो धीमी आवाज में बात करेंगे, मैं लाउडली बात कर रहा हूं, ओपनली बात कर रहा हूं। फर्क कितना है? ये एक मीर जुनैद नहीं कह रहा है, कि कश्मीर का हर बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, हर कोई कह रहा है कि जनाब हमें अमन और चैन से रहने दो। आप कह रहे हैं कि ये आवाज़ हर कश्मीरी की है कि हम अमन और चैन से रहना चाहते हैं। मीर जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी अहम बातें की। कश्मीर की सच्ची और ट्रू आवाज़ हमें आपके ख्यालात सुनकर हम तक पहुंची। आखिर में कोई ऐसी बात जो आज की हम बातचीत पे मिस कर रहे हैं और आप उस पर जोर देना चाहते हो तो ज़रूर कहें। देखो, मैं आपके चैनल के जरिए पूरी दुनिया से ये हाथ दो जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि मेहरबानी करके इस मुल्क को समझाएं, इस मुल्क के बहकावे में ना आए और इस मुल्क को सिर्फ एक बात कहे कि कश्मीरी अमन पसंद है, कश्मीरी अमन चाहता है और उनको अमन और चैन से रहने दें और इनके धोखे में जासे में ना आए। बस हम थक गए ये देख देख, हमारा कलीजा फट गया है ये 30 साल 40 साल यही देख देख। अब मेहरबानी करके
हमें खुदारा सुकून से, अमन से, चैन से रहने का मौका दे दो। और जहां जहां ये लोग कश्मीर को लेके डडूरा पीट रहे हैं, जहां जहां ये लोग कश्मीर को लेके आलमी बरादरी को गुमराह कर रहे हैं, मैं आलमी बरादरी को कहना चाहता हूं कि मैं एक कश्मीरी हूं जो अपने आप को इनकी दहशतगर्दी से मजलूम समझता है। मैं जहां आपसे बात कर रहा हूं, वहां मेरे दिल में, दिमाग में 100 सवाल पैदा हो रहे हैं आपसे बात करने के समय, कि शायद आज दिल से बात करके शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी आखिरी कन्वर्सेशन, शायद ये मेरी आखिरी बातचीत हो दुनिया के साथ, कश्मीर के साथ, आपके साथ, हर एक आवाम के साथ। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बात करने से मेरी जान पे कितना खतरा है, ये मैं और मेरा अल्लाह ताला जानता है। मगर मैं सच बोलूंगा और मैं हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और मैं पूरे दुनिया को यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गलत का साथ ना दें। मैं लेफ्ट जो मीडिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक साइड कश्मीर का दिखा रहे हैं, आप एक पिक्चर कश्मीर की दिखा रहे हैं। मैं भी तो एक तस्वीर हूं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये कौन सा बाइसेड जर्नलिज्म? हमने भी तो वहां पे चुनाव लड़के लोगों का काम कर रहे हैं, एक हक की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टूरिज्म की बात कर रहे हैं, अपने यूनियन टेरिटरी को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहे हैं, आम इंसान को राहत पहुंचाने की बात कर रहे हैं, आम इंसान को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, जमहूरी निजाम के अंदर, जमहूरी दायरों के अंदर अपने हक की बात रखने के लिए एक आवाज पूरे दुनिया के सामने रख रहे हैं। इसमें पूरी आलमी बरादरी, पूरी दुनिया से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज लेट्स यूनाइट टुगेदर, लेट्स वर्क फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Let's not pay heed to all those rumors which the other country is trying to create all over the global community. Support us. Be with an idea. Don't try to be with an agenda. They are an agenda, we are an idea. एक आइडिया के साथ जुड़िए, एक कॉज के साथ जुड़िए। हम अमन पसंद लोग, हमारे हाथ खून से रंगे नहीं है, हमारे कपड़ों पे खून की छींटे नहीं है, ना हमारे पे कोई करप्शन का दाग है, ना पॉलिटिकल बैगेज है, न किसी प्रकार की कोई गलत चीज है। हम सही लोग हैं, हमारा विजन क्लियर है। मैं दुनिया से अपील कर रहा हूं कि हम प्लीज हमें साथ दें और हमारे साथ मिलकर काम करें। हम कश्मीर की आवाज दुनिया के हर कोने कोने लेके जाएंगे। असली आवाज, जो रियल आवाज है, जो कश्मीर का अपना एक तशख्खुस है, वो पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, आलमी बरादरी के साथ, ग्लोबल कम्युनिटी के सामने रखेंगे। उसके लिए मैं पूरी दुनिया से गुजारिश करता हूं, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मीर जुनैद साहब। मेरी रिक्वेस्ट है पूरी दुनिया से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम बिलाशुबा